हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रजत शर्मा और स्वागत है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर में। सेक्शन सी के अंदर आपको एक चैप्टर देखने को मिलता है, फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका मेन एम है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको अंडरस्टैंड करवाना, ताकि आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में थोड़ी प्रॉब्लम ना आए। तो इसको हम शुरू करने वाले हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इस चैप्टर को मैंने वहाँ पे पूरा करवाया है। अभी शुरू करते हैं फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ये आपको एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, ये 1.1, लेकिन इससे हो सकता है एक आधा एमसीक्यू आ जाए और चैप्टर को यहीं से हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पुराने टाइम में क्या होता था कि जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती थी उनको साथ में पढ़ा जाता था, लेकिन तभी भी थोड़ा बहुत उनको पता था कि जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो शुगर, अल्कोहल, ऑयल्स और एनिमल सोर्सेज की जो भी चीज़ें होती थी उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रखा जाता था। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर साल्ट या मेटल जैसी चीज़ों को रखा जाता था। पर बाद में क्या हुआ, इनको अलग अलग सेपरेटली इनको स्टडी करना शुरू किया गया। फिर इसी के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे थ्योरी भी है। थ्योरी है वाइटल फोर्स थ्योरी, जो बर्जीलियस ने दी थी 1815 में, जिसमें वाइटा का मतलब था लाइफ, और इसका एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू था जो ये बोलता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक अलग सी मिस्टीरियस सी फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसके कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि वुलर ने 1828 में सिंथेसाइज करा यूरिया, जो कि प्रेजेंट था यूरिन ऑफ एनिमल्स। ध्यान देना, यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है कि पहला कंपाउंड क्या बना या किसने बनाया, तो इस चीज़ को याद रखना। फिर इसका केमिकल रिएक्शन भी है। अमोनियम सल्फेट मिला, पोटेशियम साइनाइड मिला, साइनेट सॉरी, और यहाँ पे अमोनियम साइनेट बना, जिसको यूरिया बना दिया गया केमिकल रिएक्शन के द्वारा। और ये जो यूरिया है, ये यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ सकता है 2 नंबर का, ठीक है। बाद में क्या हुआ, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई, जब इसको ट्रीट किया सेपरेट ब्रांच की तरह, क्योंकि धीरे धीरे टाइम के साथ बहुत ज़्यादा कंपाउंड आते गए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इवॉल्व करते गई। द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट, जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होगा वो हमारा क्या होगा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। लेकिन फिर भी कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट्स जो थे उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया गया। फिर बाद में हाइड्रोकार्बन्स का कंसेप्ट आया, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। इन्हीं में हाइड्रोजन और कार्बन के नंबर को चेंज करके अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे थे। तो उसी के लिए इन्होंने क्या किया, एक न्यू डेफिनेशन दी गई, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। जो भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे या उनके डेरिवेटिव्स होंगे वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही है जो केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। यहाँ पे आप एग्जांपल को देख सकते हो, जैसे बेंजीन हो गई हमारे पास, यहाँ पे फिनोल हो गया। फिर हमने कहा कि कार्बन यहाँ पे एक मेन एलिमेंट है, तो उसकी अगर हम बॉन्डिंग को चेक करें तो 1s2 2s2 2p2, जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल हमारे को देखने को मिल जाते हैं। आइदर वो या तो लूज कर सकता है या तो गेन कर सकता है, लेकिन दोनों ही केसेस में वो अनस्टेबल चीज़ें बनाता है, अनस्टेबल आयोनिक फॉर्म बनाता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिक्वायर करता है, जो कि होगा नहीं, डज नॉट हैपन। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कार्बन कांट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा क्यों? क्योंकि आयोनिक फॉर्म ये रही और ये अनस्टेबल होते हैं, कोवेलेंट फॉर्म ही बनाएगा, जो कि पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। अब 1.2 पढ़ लेते हैं, फिजिकल इफेक्ट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना। ऐसी इफेक्ट्स जो फिजिकल प्रॉपर्टी या रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं, इसमें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को शुरू करने वाले हैं, जो कि पहली है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दूसरी है वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस की नेक्स्ट वीडियो है, मैंने आपको कहा है कि आप इसको प्लेलिस्ट में जाके भी चेकआउट कर सकते हो। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो भी x या y एटम होंगे कोवलेंटली बॉन्डेड होंगे, उनके ऊपर पोलर चार्ज होगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, और दूसरा मॉलिक्यूल भी कोई और होगा और एक तीसरा मॉलिक्यूल भी होगा। इस एंड का नेगेटिव चार्ज इस एंड के पॉजिटिव चार्ज के साथ एक अट्रैक्शन काउज करेगा, और यहाँ का नेगेटिव यहाँ का भी पॉजिटिव, ये भी एक अट्रैक्शन पैदा करेगा। इसी अट्रैक्शन को हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। चलिए डेफिनेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं।
Forces operate between molecules containing polar covalent bonds where one positive end of one polar molecule attracts the other negative end. इसका एक एग्जाम्पल है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल ये रहा, क्लोराइड ये रहा, इसमें पॉजिटिव है नेगेटिव है। दूसरा भी मिथाइल क्लोराइड है, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, बीच में अट्रैक्शन आ गई जिसको हम क्या बोलेंगे, डाइपोल इंटरेक्शन। काफ़ी इजी है, हो सकता है 1-2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाए, पर इस चीज़ से हम कह सकते हैं कि जो पोलर बॉन्ड्स होते हैं आर मोर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर दैन नॉन पोलर बॉन्ड। ऐसा क्यों है? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड की तो स्ट्रेंथ हमारे पास प्रेजेंट ही है, लेकिन जब पोलर होंगे तब क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज भी मिलेगा, तो उससे क्या होगा, डाइपोल इंटरेक्शन भी मिलेगी। मतलब यहाँ पे 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो यानी कि स्ट्रांगली हेल्ड होगा। तो आप देख रहे हैं रजत शर्मा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।